या रियल स्टेट में बूम आने वाला है या रियल स्टेट में जो है वो मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? पाकिस्तान बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। उर्दू में एक आसान लफ्ज़ में काला पैसा जो है बहुत यहाँ पे रिवॉल्व करता है। जिस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं होगी उस मुल्क में रियल इस्टेट के बहुत चांसेस हैं। उस मुल्क में रियल इस्टेट ने ग्रो करना ही करना है। तो लोगों के साथ जब फ्रॉड होता है तो लोग इसको शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फ्रॉड जो है वो क्यों होते हैं और इनसे बचें कैसे? आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस वाली चीज़ों को पकड़ना है। स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ जो नामवर सोसाइटीज़ हैं, जैसे आप कहीं और ना जाए, आप सिर्फ DHA में रहें अगर आपने बहुत सेफ खेलना है। हमारा जो मुल्क चलाने वाला जो इदारा है वो है हमारा फ़ौज, और हमारे फ़ौज का इदारा है ये DHA। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ये इदारा है। DHA के रेडियस के अंदर ही अपनी वर्किंग करें और काम करें, जितना मर्जी काम करें, आपसे फ्रॉड मुमकिन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान शेख मोहम्मद अली साहब हैं जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में रियल स्टेट और स्टॉक मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत अच्छा, अगर हम बात करें, जिस तरह आप काफ़ी अरसे से एक बिज़नेस एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो एक जो बिज़नेस एनालिस्ट होता है इसकी बुनियादी तौर पर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? जब मैं टीन एज में होता था तो मैं कई दफ़ा एक शेख आतिफ़ के नाम से एक मोटिवेशन स्पीकर थे, ये शाह साहब को सुनता था। कुछ आपके वेस्ट के जो मोटिवेशन स्पीकर हैं उनको सुनता था। तो जब भी मैं बड़ा, मेरी अंदर एक वो मायूसी सी जब आती थी ना, तो अपने आप को दोबारा जानदार करने के लिए मैं इन लोगों की वीडियोस देखता था। तो उससे होता ये था कि जब मैं वीडियोस देखता था तो जो एक मेरी मायूसी थी वो तो एक बड़ी एक पुरुमीद जो है ना, मेरे अंदर जज्बा दोबारा आता था कि नहीं यार, हिम्मत नहीं आ रही और लगे रहना। ठीक है। लेकिन जब अगली सुबह चढ़ती थी तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि जज्बे के साथ, जुनून के साथ, हिम्मत के साथ जब मैं दोबारा आता था तो मेरे पास कोई सोल्यूशन तो होता नहीं था। मुझे कुछ बताया गया नहीं होता था कि क्या करना है। यानी कि तो जब इंसान नाउमीद होता है तो नाउमीदी में इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। हाँ। लेकिन जैसे ही इंसान पुरुमीद होता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और फिर उसको एक रोड डिफाइन है कि अब मैंने करना क्या है। हाँ, आप कोई अच्छी बात किसी लेके मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका अगला स्टेप क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई एक बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बता सके यार कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। वो आप उससे बात करके यार क्या वो एक जज कर सकते हैं आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। फिर उस एक्सपर्टीज़ के मुताबिक फिर आपको कोई एक रोल इकोनॉमी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस रोल के अंदर आप अपना कोई इनपुट देंगे तो आपको एक मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। तो ऐसे ही इसके फिर और सेक्टर्स आते हैं जिसमें आप अगली आने वाले जो फ्यूचर है उसको फोरकास्ट करते हैं। और वो फोरकास्ट कोई किसी तुक्के से नहीं है। आप जो हिस्ट्री के मुताबिक, जो फैक्ट एंड फिगर्स और जो की पॉइंट्स के मुताबिक इकोनॉमी जिनकी तरफ वजह से एग्रेसिव होती है और इकोनॉमी जिन चीज़ों की वजह से स्लो डाउन होती है, हम उनको नोट करके फिर उसके मुताबिक मैं एक फोरकास्ट भी चीज़ों का बना लेता हूँ। तो दैट्स इट। एक बहुत बेसिकली ये कि जब आप मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो तो फिर आप उसके बाद आपको कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको अगले, उसके बाद आपकी उंगली पकड़ के आपको अगली सीढ़ी पे चढ़ाए। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त मौजूदा दौर में पाकिस्तान में जो रियल स्टेट के जो हालात हैं वो क्या हैं और मुस्तकबिल में क्या रियल स्टेट में बूम आने वाला है या रियल स्टेट में जो है वो मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? अच्छा, ऐसे कि पाकिस्तान बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और इसके अंदर जिसको हम उर्दू में एक आसान लफ्ज़ में काला पैसा जो है बहुत यहाँ पे रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो जिस भी इकॉनमी में काला पैसा इवॉल्व करेगा और ख़ास तौर पर जिस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं होगी उस मुल्क में रियल इस्टेट के बहुत चांसेस हैं। उस मुल्क में रियल इस्टेट ने ग्रो करना ही करना है। तो इसका जो अगर हम पास देखें तो वो भी बहुत ब्राइट है, प्रेजेंट देखें तो वो डल है, उसकी वजूहत पे हम दोबारा आते हैं, और इसका फ्यूचर देखें तो वो भी बहुत ब्राइट है। अभी हम बेसिकली एक IMF प्रोग्राम से गुजर रहे हैं। तो उस IMF प्रोग्राम की कुछ शराइत हैं और उन शराइत के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ शोबों पे टैक्सेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें ताकि उनको एक ये हौसला मिले कि यार कि ये गवर्नमेंट कहाँ से पैसे इकट्ठे करके तो हमारी जो किस्तों की अदायगी वो करेगी। तो उस बेसिकली उस फिनोमेना को देखते हुए आपके ऊपर एक कह लेंगे एक आपको
रिपोर्ट जारी करते हैं कि आप किन किन सेक्टर्स पे आप इस पे भारी टैक्सेशन करें जहाँ से आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वो ये रियल एस्टेट उस शिकंजे के अंदर आया, आईएमएफ के शिकंजे के अंदर आया, जिसकी वजह से हमारे जो एक ये पूरा एक इंडस्ट्री थी उसको बहुत जो है ना नुकसान पहुंचा है। और मेरा ख्याल है अप टू 5 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से जो है वाबस्ता थे, वो सब इस टाइम एक स्ट्रगलिंग पोजीशन के अंदर है। लेकिन उसके अंदर भी ऐसे है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं और अगर हम हाउस मतलब मतलब हाउस की तरफ जाएं, घर बनाने की तरफ जाएं, या हम एक किसी कमर्शियल दुकान की तरफ जाएं, या हम अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं, मतलब कोई भी चीज़ जो आप जिसको हम बोलते हैं रेडी टू यूज़ है, तो उसकी डिमांड खैर बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में शायद इतनी ज़्यादा डिमांड जो कुछ चीज़ें जो रेडी टू यूज़ थी वो इतनी शायद रियल एस्टेट में पहले कभी इतनी डिमांड नहीं रही। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त जो है अगर हम कुछ अरसे से देखें एक फ़्लो के साथ पिछले 5 साल या 10 साल, तो पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है इनके जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बेहतर हुए हैं। वो लोग जो इस बिज़नेस में थे या जिन्होंने कुछ स्टॉक्स जो हैं परचेज़ किए हुए थे या इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम कहें तो वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो एक बिज़नेस एनालिस्ट के तौर पे आप स्टॉक मार्केट को किस तरह देखते हैं, और मुस्तकबिल में जो आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक मार्केट की और इसके साथ रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़, वो क्या क्या है? बड़ा एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि डिसीजन मेकिंग से पहले द ओनली की फैक्टर, मतलब इस पे मैं इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जिसको आप वॉच करके चलेंगे तो आपका कम से कम नुकसान होगा और ज़्यादा आप मार्केट से गेन लेंगे, और वो है इंटरेस्ट रेट। अच्छा। कोई भी इकॉनमी जो है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर ये 2022 और 23 के अंदर हत्ता कि 24 के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर गया और ये तकरीबन 20% को भी क्रॉस कर गया। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो जिस दर आप डबल डिजिट्स हो और वो भी 20% हो, तो वो उस इकोनॉमी में तो कभी भी जो है इस तरह की ये स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स या रियल एस्टेट मार्केट कभी नहीं चली। ये बेसिकली ये जो सारी चीज़ें जो जिनको हम डिस्कस करें, जिसमें ये जो अब मैंने जिक्र किया जिन इंडस्ट्रीज़ का, ये स्पेयर पैसे से होती हैं, ये एक्स्ट्रा मनी से होती हैं, और ये लेंडिंग के थ्रू होती है। ये इसके अंदर बहुत सारा बैंक लेंडिंग इन्वॉल्व होती है। तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो कभी भी जो है ना चीज़ें नहीं चलती। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को वॉच करें और आप जब देखें कि कोई भी मुल्क का इंटरेस्ट रेट, खासकर पाकिस्तान का, जब क्योंकि बाकी मुल्कों में तो ऑलरेडी ये सिंगल डिजिट में, जब पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट रेट जब सिंगल डिजिट के अंदर आए, जैसे ही वो 10 को नीचे क्रॉस करके 9 पे आए, तो दैट इज़ अ बेस्ट पॉइंट टू एंटर इनटू द मार्केट। चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो आपकी क्रिप्टो मार्केट है, चाहे वो आपकी रियल एस्टेट मार्केट है, चाहे वो आपकी फाइल्स हैं, चाहे वो आपकी DHE की फाइल्स हैं, कोई भी जिस नेम इट एंड जस्ट इन्वेस्ट ओवर देयर। और जैसे ही ये मतलब 6 से 9% के दरमियान जो वेरी करेगा, तो दैट्स टाइम टू मेक प्रॉफिट, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर पैसा फ्लोट होता है, लोग बैंकों से पैसे लेते हैं 6% सालाना के ऊपर, और वो इतनी एक्सेस मनी जब किसी ख़ास फील्ड में जाती है तो वो फिर आपका वो बूम आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे इकोनॉमी फिर एग्रेसिव होती है, उसको स्लो डाउन करने के लिए दोबारा इसको इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज़ करते हैं और उसको अपने इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट पे जोर डालते हैं, और इसको जब दोबारा डबल डिजिट में आते हैं तो दैट्स द टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। आप अपने प्रॉफिट्स को निकालें और दोबारा अपना जो कैश है वो अपने पास लेकर आएँ। अगर आपने बैंक से वो पैसे लोन लिए तो आप बैंक का लोन उनको वापस करें और अपना प्रॉफिट आप अपने हाथ में रखें, और उससे दोबारा आप किसी अच्छे टाइम के लिए उसका इंतज़ार करें। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में जो होते हैं फ्रॉड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रियल एस्टेट का शोबा हो गया, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, या जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हमें कंप्लेंट्स नज़र आती हैं सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू। लोग, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करना आसान है, तो लोगों के साथ जब फ्रॉड होता है तो लोग इसको शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फ्रॉड जो है वो क्यों होते हैं और इनसे बचें कैसे? असल में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो लोगों का जो सोचने का जो अंदाज़ है वो कोलैप्स कर गया हुआ है। वो ऐसे है कि जैसे जिसको हम उर्दू में सालते हैं मक्खी पे मक्खी मारना, कि मतलब वो कहते हैं यार कि हमें कोई एक बात बताए, हम वो बात करें और पैसे हमारे फ़ौरन डबल हो जाएं। तो लोगों को चूँकि इस बात की समझ आ गई कि हम इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और हमें एक झांसा देते हैं
हाई प्रॉफिट्स का कि आपके रातों रात पैसे डबल हो जाएंगे। और ये मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसल से बता देता हूँ कि यार दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको रातों रात अमीर कर सके। अच्छा। इस चीज़ को हमारे यंगस्टर को समझना होगा कि कोई भी दुनिया काम, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, चाहे आप यूरोप किसी हिस्से के अंदर हैं, मैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों से हर वक्त मेरी बातचीत होती रहती है, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि जो रातों रात अमीर हो सके। आपने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है कि जैसी आप कोई ऐसी चीज़ ऑफर हो रही है जिसके अंदर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स हैं, आपने सबसे पहले उस चीज़ पे क्रॉस मारना है। अच्छा। आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस वाली चीज़ों को पकड़ना है। स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ जो नामवर सोसाइटीज़ हैं, जैसे आप कहीं और ना जाए, आप सिर्फ DHA में रहें अगर आपने बहुत सेफ खेलना है। मैं तो इसके अलावा किसी को भी कोई और सोसाइटी रिकमेंड ही नहीं करता। अच्छा। क्योंकि हमारा जो मुल्क चलाने वाला जो इदारा है वो है हमारा फ़ौज, और हमारे फ़ौज का इदारा है ये DHA। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ये इदारा है। ठीक है। तो आप उस रेडियस के अंदर ही, DHA के रेडियस के अंदर ही अपनी वर्किंग करें और काम करें, जितना मर्जी काम करें, आपका फ्रॉड मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे लोग नौजवान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ बजट है, तो वो इन पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और इस बारे में थोड़ी उनकी रहनुमाई कर दें। अच्छा, ऐसे है कि जो लोग जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनीज होती हैं और अपनी ज़रूरत ज़्यादा, उनके पास इजी मनी आ रही होती है, ज़रूरत ज़्यादा उनकी अखराजात से बहुत सारे उनके पास पैसे होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको एक पोर्टफोलियो की तरफ जाना चाहिए। अच्छा। ना कि वो पैसे अपने बैंकों में रखें या किसी के हाथ पकड़ा दें और कहें यार कि हमारे पैसे जो है ना पकड़ के डबल कर दो। उनको मार्केट्स को स्टडी करना चाहिए। अच्छा, अगर हम बजट की बात करें तो कुछ हमें आप वैल्यू बता दें कि जिनके मैं पास इतने से लेकर इतना बजट है। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल लेता हूँ। एक केस मेरे पास आया तो उसने बताया कि उसके पास 30 लाख रुपया था। तो मैंने कहा आप कैसी इनकम चाहते हो, आपको मतलब कुछ काम करके आपने इनकम हायर करना है, या आप चाहते हो कि बस आप पैसे एक जगह डालो और आप बस उसके पास सो जाओ। उसने कहा यार मैं अपनी उसके अंदर एक्टिविटी भी चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला यार कि आप ये इन ड्राइव के अंदर अपनी 3 गाड़ियाँ 10 लाख की रेंज के अंदर आप खरीदो, और आप अपना ड्राइवर, उसको आप ड्राइवर को सैलरी आप खुद दो, और उसको आप इन ड्राइव पे आप 3 गाड़ियाँ चलाओ 10 लाख की रेंज के अंदर। आप कल्टस ले लो, आप मेहरान ले लो, आप वैगनार ले लो, और उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराओ। तो उसमें बेसिकली क्या है कि वो जो चीज़ आपने 10 लाख खरीदी है वो आपके नाम है, उसमें कोई आपसे वो चीज़ नहीं सकता, और आपका जो ड्राइवर है वो आपका एम्प्लॉई है। तो आपको एक ये फील भी है कि यार कि आपके अंडर कोई काम कर रहा है। तो आपने 30 लाख के अंदर आपने 3 मुलाजिम हायर कर लिए। तो आप ये देखेंगे कोई मुझे ऐसा कारोबार बता दें कि आप 30 लाख के अंदर आप 3 लोगों से आप जो है आप बॉस कहलवा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये एक बड़ी फील है कि आप 30 लाख के अंदर एक एंटरप्रेन्योर बन गए। तो आप 3 गाड़ियाँ ड्राइवर्स को हायर करके आप मार्केट में जो रिनाउंड एप्लीकेशन उनको दें, और मेरा ख्याल है इस 30 लाख के हिसाब आपको मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपए एक महीने का प्रॉफिट है। तो अगर आप इसको उस एनुअल देखें तो तकरीबन 50% तकरीबन आपका रेट ऑफ रिटर्न बनता है 30 लाख के ऊपर। शेख मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।